नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री ने बजट किया पेश, सीएम नीतीश ने की जमकर सराहना। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। हेमंत के समर्थन में उतरे लालू, बोले डर गई बीजेपी। ईडी की कार्रवाई पर मंत्री का विपक्ष पर हमला, सबके लिए हो रहा इलाज। बजट को मुकेश सहनी ने चुनावी भाषण बताया। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। इंटर परीक्षा के पहले दिन बवाल, खगड़िया में एक ही परिवार के 4 लोगों को मारी गोली। पटना में दिन दहाड़े शख्स को मारी गोली। गोपालगंज में एटीएम काटकर 23 लाख की चोरी। और अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना लगातार छठा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 में बजट का आकार 6.1% बढ़कर 47.66 लाख करोड़ रुपए रहा। इस बजट में बिहार को 75,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के अंतिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से हो सकेगा। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों की सुध ली गई है। यह विकासोन्मुखी बजट है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से राजभवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री आवास में जाकर मुलाकात की। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी नेताओं ने इसके संकेत दिए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का गठन हो गया है तो सब कुछ जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3-4 दिन के लिए विभागों का बंटवारा करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार के बाद फिर से यह काम करना होगा। इस महीने के पहले सप्ताह में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने भी यही बात कही है। जदयू और बीजेपी में विभागों के बंटवारे को लेकर कोई तकरार नहीं है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के यह घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकती है, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशियों पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी यह बात को अब समझ चुकी है। मंत्री प्रेम कुमार ने ईडी की कार्रवाई पर और विपक्ष के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता का दुरुपयोग कर मलाई खाते रहे हैं, ऐसे में कार्रवाई तो होगी ही। आज झारखंड में हो रही है। वहीं कहा कि चिंता ना करें, बिहार में तो और लैंड फूड जॉब सहित कई मामले का उद्भेदन सामने आ गया है, इसीलिए दूसरों पर उंगली ना उठाएं, अपनी चिंता करें। चाहे लालू, तेजस्वी, केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन, सबके इलाज हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद में अंतिम बजट आज पेश किया, जिसे लेकर मुकेश सहनी ने इसे चुनावी भाषण बताया। मुकेश सहनी ने कहा कि सही अर्थों में केंद्र सरकार का अंतिम बजट चुनावी भाषण से ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार के लोगों के लिए यह बजट निराशाजनक है। किसान और युवाओं के भविष्य के लिए कुछ भी इस बजट में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस तरह संसद में बजट पेश कर रही थी, उससे तो साफ लग रहा था कि वो चुनावी भाषण दे रही है। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि इस बजट में एक बार फिर औद्योगिक घरानों को मदद मिलेगी और गांव के किसान और युवा अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर प्रशांत किशोर ने कहा कि देश में लोकतंत्र है। मेरी समझ से सारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अंदर यदि कोई प्रयास कर रहा है राजनीतिक, सामाजिक संगठन या व्यक्ति अपनी बातों को रखने का, तो उसको करने की आजादी होनी चाहिए। हम बीते 17 महीनों में बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर परमिशन लेकर चल रहे हैं। यदि सरकार हमें यहाँ पदयात्रा नहीं करने देती तो निश्चित तौर पर हम उसका विरोध भी करेंगे। अगर राहुल गांधी को कोई भी रोकेगा तो विरोध होना चाहिए और गलत है। इंटर परीक्षा के पहले दिन नालंदा, मुजफ्फरपुर, छपरा, खगड़िया, भागलपुर और जहानाबाद में विलंब से परीक्षार्थी के सेंटर पर पहुंचने पर उन्हें घुसने नहीं दिया गया, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ। नालंदा में लेट से पहुंची छात्राओं को जब परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया गया, तब छात्राएं जबरन दीवार फांदकर अंदर घुस गई और परीक्षा में शामिल हुई।
वहीं मुजफ्फरपुर में भी हंगामा देखने को मिला। मामले को लेकर एसडीओ पश्चिमी ब्रिजेश कुमार ने कहा कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परीक्षा केंद्र पर हो तो केंद्र अधीक्षक से मिले, परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा। खगड़िया में जमीनी विवाद को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका थरथरा उठा है। गोलीबारी की इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों को गोली लगी है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल परबत्ता थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही पक्ष के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर हुए केस को उठाने के विवाद में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान आरोपियों की तरफ से दर्जनों राउंड फायरिंग की गई। वहीं घायलों का इलाज चल रहा है। पटना सिटी में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग सकते में आ गए। घायल शख्स को अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि 1 वर्ष पहले घायल के बेटे की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और इस बार उनकी हत्या की कोशिश की। टुनटुन महतो की हत्या का मामला कोर्ट में चल रहा है और इस केस में शामिल अपराधी केस को उठाने की धमकी दे रहे थे। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी के माध्यम से अपराधियों की पहचान में जुटी है। पुलिस ने घटना स्थल से एक खोखे भी बरामद किया है। गोपालगंज में चोरों ने एसबीआई के एटीएम को अपना निशाना बनाया है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के नरैनिया की है, जहां चोरों ने एटीएम मशीन को गैस कटर की मदद से काटकर उसमें रखे 23,51,600 रुपए चुराकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोग दंग रह गए। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले की जांच के लिए एसडीपीओ हथुआ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। जानकारी के मुताबिक बिहार में एक साथ 3 जगह चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया। गोपालगंज के अलावा छपरा और वैशाली में भी इसी तरह की वारदात हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।